नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रंप की दोस्ती वाले बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने तहे दिल से किया सम्मान। कहा, भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। बीजेपी की हर प्रदेश और जिला इकाई जीएसटी सुधार की जानकारी जन जन तक पहुंचाएगी। चौपाल लगाकर व्यापारियों को देगी जानकारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जीएसटी में सुधार करके प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्गीय परिवारों को दी बड़ी राहत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी की रद्द। पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात को देखते हुए लिया फैसला। पहाड़ से मैदान तक बारिश से आफत। दिल्ली में उफान पर यमुना, सरकार प्रशासन तैयार। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से बप्पा को दी जा रही है विदाई। भक्तों की आस्था का उमड़ा सैलाब। देश भर में अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तारीफ किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री बताया। ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, लिहाजा किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत अमेरिका के बीच विशेष संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान ट्रंप भारत को खोने वाली टिप्पणी से पीछे हटते दिखे। इस पर पूछे गए सवाल के बयान में ट्रंप का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया है। और आइए सुनते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक प्रतिक्रिया को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका के साथ देश की साझेदारी को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. Where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what I would say. और वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025 से 26 के बजट में दी गई आयकर राहत और जीएसटी सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। भाजपा पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये कदम आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ विकास की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जीएसटी में सुधार करके मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी राहत दी है। जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं।
और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जीएसटी में सुधार से देश की आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि इससे उपभोग बढ़ेगा, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर घर में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं पर जीएसटी में राहत दी गई है, जिससे आम लोगों को फायदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिश वॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पर लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को जीएसटी दरों में हुए बदलावों को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दौर दूसरा था और भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की अपील की। कांग्रेस की वो पुरानी चीज़ों को आप भूल जाइए, वो युग बीत गया। अब समय है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसमें स्वदेशी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं और बड़े चाव से अपना रहे हैं, बड़े गौरव के साथ अपना रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, अपने अपने जीवन में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि पार्टी की सभी प्रदेश और जिला इकाइयां जीएसटी रिफॉर्म की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगी। इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीएसटी रिफॉर्म्स की जानकारी देने के लिए जगह जगह चौपाल लगाएगी, ताकि व्यापारी वर्ग तक इससे जुड़ी सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में एक पूरी कार्य योजना तैयार की है और हम लोग, हमारी हर प्रदेश इकाई, हमारी ज़िले की इकाई, सबको कहा गया है कि जो आम जन है उसको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही हर ज़िले में एक एक चौपाल लगाने का हम लोगों का कार्यक्रम है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी कैसा सरलीकरण हुआ उसके बारे में अवगत कराने के कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का वादा किया था और आज उसे जनता को बड़ी राहत भी मिल रही है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से सुरक्षा देकर उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार और फसल बीमा योजना मिलकर किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमने कई सुधार किए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। जैसे पहले फसल की इकाई केवल ब्लॉक होती थी, तहसील होती थी, मतलब एक किसान का, एक गांव के किसान का नुकसान हो जाएगा तो बीमा कंपनियां भरपाई नहीं करती थी। अब हमने स्थानीय आपदा मान के एक किसान का भी नुकसान हो तो उसके भरपाई करने का प्रावधान उसमें स्थानीय आपदा के रूप में किया है। हमने ये भी तय किया है कि हम सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के जरिए नुकसान का आकलन करेंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी सुधार और फसल बीमा योजना से किसानों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डीएपी और यूरिया जैसी
खाद की कालाबाजारी और टैगिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को कहा है, कृषि मंत्रियों को अपील की है 2 चीज़ों की। एक, किसी भी कीमत पर टैगिंग नहीं होगी, मतलब अगर डीएपी या यूरिया चाहिए तो 2 बोतल और दूसरी दवाई की ले जाओ, ये अवैध है और जहां से शिकायत होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों कंपनियों ने की गलतियों के कारण किसान की फसलें खराब हुई, हमने बहुत कठोर कदम उठाने का काम किया है। कालाबाजारी हर कीमत पर रोकने के सख्त कदम राज्य सरकारों को उठाने का कहा गया है। कई जगह कार्रवाइयां हो भी रही है। वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी दर में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। इससे कपड़ा, चमड़ा, जूते, चप्पल, पेपर उद्योग और इसके उपभोगियों को खास लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कई क्षेत्रों में जीएसटी दर में बदलाव कर इसे घटाया गया। इसके तहत चमड़ा, जूते और संबंधित जॉब वर्क पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं पैकेजिंग पेपर पर जीएसटी घटाकर 5%, मानव निर्मित रेशों पर जीएसटी दर 18% से 5% और सूत पर 12% से 5% की कटौती की गई है। इसके अलावा प्रसंस्कृत फलों, सब्जियों और मेवों पर 12% जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर आज आयोजित होने वाली एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी को रद्द कर दिया है। यह निर्णय पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए लिया गया है और डिनर का आयोजन उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर किया जाना था। फिलहाल जानकारी सामने आई है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस आयोजन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। बीजेपी ने फैसला किया है कि वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसे लेकर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली कैबिनेट के तमाम मंत्री और दिल्ली के सभी सांसद उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत देश भर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की जाएगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए जाएंगे। रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी से जुड़ी चुनिंदा किताबें भी वितरित की जाएंगी। कई तरह की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन सेवाओं का लोकार्पण किया। सीएम ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ करने के साथ 400 बसों को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने पीपीपी मॉडल से बने 7 बस स्टेशनों का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आमजन को परिवहन सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन केंद्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बन जाए, बस इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बेहतरीन क्या आपके सामने कोई और ठहर पाएगा?
और आप में तो जज्बा है। कोविड में हम देख रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, लोगों ने कहा कौन काम करेगा। परिवहन विभाग के सभी चालक परिचालक आ गए थे और उन्होंने गाजियाबाद से, नोएडा से, बुलंदशहर से और एनसीआर क्षेत्र से जहां जहां कहा गया वहां तक पहुंचाने का काम किया था सभी यात्रियों को। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। खतरे के मद्देनजर यमुना के किनारे रह रहे लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दिल्ली सरकार इन लोगों के रहने और उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं कई क्षेत्रों में पीने का पानी रिलीफ कैंप तक पहुंच गया है, जिससे वहां रह रहे लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। आज दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर घटकर हुआ 206.30 मीटर पर पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी जिलों को छोड़कर बाकी दूसरे जिलों में आज मौसम साफ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया था। बारिश थमने से अब निर्माण कार्यों और भूस्खलन से बंद पड़ी सड़कों को खोलने में तेजी आने की उम्मीद है। जिलेवार बात करें तो चमोली जिले में रात भर हुई बारिश का दौर अब थम चुका है। हालांकि जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग, कमेड़ा, गौचर और पागल नाला में अवरुद्ध है, तो साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 50 से अधिक लिंक मार्ग भी बंद पड़े हैं। बागेश्वर जिले की बात करें तो यहां बादल छाए हुए हैं और लगभग 6 मोटर मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। नैनीताल में मौसम सामान्य है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी में हल्के बादल और कोहरा छाया हुआ है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में धूप खिली हुई है। वहीं कुमखाल, लैंसडाउन और पौड़ी में हल्के बादल छाए हुए हैं। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 4.5 फीट ऊपर है। हालांकि जलस्तर पहले से थोड़ा घटा है, लेकिन जब तक ये खतरे के निशान से नीचे नहीं आ जाता, तब तक सभी गेटों से पानी छोड़ा जाता रहेगा, जिससे कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर उपमंडलों और पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा रहेगा। भारतीय वायुसेना का पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी है। सेना ने भरमौर चंबा सेक्टर में अभी तक 541 लोगों को सुरक्षित निकाला है। साथ ही कुल्लू और किश्तवाड़ सेक्टरों में प्रभावित लोगों के लिए 10,000 किलोग्राम से ज्यादा जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों और नर्सों की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। टीम ने अपनी यात्रा पंजाब के अजनाला क्षेत्र से शुरू की, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक है। इसके बाद ये टीम रामदास और अन्य प्रभावित इलाकों में जाएगी, जहां चिकित्सा सहायता और मानवीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। एम्स की ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित है, बल्कि ये पीड़ितों के बीच विश्वास और सहानुभूति का संचार भी कर रही है। दवाइयों, चिकित्सीय विशेषज्ञता और करुणा के साथ एम्स की ये टीम बाढ़ पीड़ितों तक हीलिंग टच पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तमिलनाडु के चेन्नई में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और इस अवसर पर एसएससी 120 और एसएससी 34 और समकक्ष पाठ्यक्रम के कैडेट्स ने शानदार मार्च पास्ट कर अपनी प्रशिक्षण यात्रा का समापन किया। परेड के दौरान कैडेट्स की अनुशासन, समर्पण और सैन्य कौशल का प्रदर्शन हुआ। एयर चीफ मार्शल सिंह ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना की प्रशंसा एक शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है। Shining testament to an unparalleled prowess that the Indian Armed Forces, where we demonstrated our capability to deliver swift, precise and decisive blows to the enemy. You, as the future of these forces, must understand that Defence Forces has always been and will always be the first responder. It is our collective responsibility to uphold the trust placed in us by each and every citizen of this nation, and we must be ready and prepared to meet this responsibility. और भारतीय वायुसेना का सबसे प्रमुख लड़ाकू विमान मिग 21
को सितंबर महीने के अंत में आधिकारिक रूप से विदा कर दिया जाएगा। राजस्थान के नाल वायुसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान विक 21 को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त किया जाएगा। बता दें कि वायुसेना की शान रहे मिग 21 विमानों ने 60 सालों से ज्यादा भारतीय वायुसेना की सेवा की है। दरअसल 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के दौरान विनको अभिनंदन वी द्वारा उड़ाए गए मिग 21 बाइसन ने एक F-16 को मार गिराया था। सिर्फ 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में ही नहीं, बल्कि सोवियत मूल के इन विमानों को इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर में भी तैनात किया गया था। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो 14 सितंबर तक चलेगा। हर साल महोत्सव अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस महोत्सव में 50 देशों की 291 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें भारत की फिल्में भी शामिल होंगी और विमुक्त नाम की भारतीय फिल्म को भी सेंटर पीस सेक्शन में दिखाया जा रहा है। और इस मौके पर टोरंटो में विमुक्त फिल्म के निर्देशक जीतांग सिंह गुर्जर और फिल्म के अन्य सदस्यों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने। देखिए। 50वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है और कास्ट एंड क्रू है विमुक्त की। यहाँ पर विमुक्त एक ऐसी पिक्चर है जो सेंटर पीस सेक्शन में दिखाई जा रही है। तो बात करते हैं जितांग सिंह गुर्जर जो डायरेक्टर है, वो हमारे साथ हैं। जितांग, आपकी जो जर्नी है वो ग्वालियर से लेके टोरंटो तक खत्म हो रही है और भी आगे बढ़ेगी, तो बताइए कि कैसी रही जर्नी और कैसा रहा एक्सपीरियंस इसको डायरेक्ट करने का। तो मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और एक छोटा शहर है ग्वालियर में, डबरा, वहां से आता हूं और बचपन से काफ़ी सेंसिटिव रहा हूँ। कहानियाँ कहना चाहता था हमेशा से। जैसे बड़ा हुआ तो कहानियाँ कहने लगा, थिएटर करने लगा। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि किसी फेस्टिवल में या कहीं पर पहुँचे, पर आज हम यहाँ पर हैं सिर्फ इसकी बदौलत की सिर्फ कहानियाँ कहना चाहते थे। तो आगे भी मैं कहानियाँ ही कहता रहूँगा। पूजा हमारे साथ है, आपने स्टोरी लिखी है और उनके साथ लिखी है, लेकिन आइडिया आपका था, तो बताइए उसके बारे में, कैसे आपको ये आइडिया आया? ये एक दिन मेरा जो स्पेंड शेल्टर होम में किया मैंने फॉर मेंटली रिटार्डेड पीपल, वहाँ से ये आइडिया आया। जब उनके साथ पूरा टाइम मैंने बिताया और कितना इमोशनली वनरेबल हैं, फैमिली को मिस करते हैं, कैसा उनका सब चीज़ें हैं, और पता चला कि ये सब लोगों को भीड़ में कहीं पे छोड़ दिया गया है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी को कहना चाहिए। निखिल यादव हमारे साथ हैं, आप उसमें एक्टर हैं। जब मुझे पता चला कि ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है तो मैंने तुरंत सब कुछ बंद करके इस प्रोसेस में आने की कोशिश किया कि कैसे उनके थॉट्स होते हैं, कैसे उनके चीज़ें होती है, कैसे वो सोचते हैं और कैसा उनका वॉक हो। तो पूरा प्रोसेस मैं ये कर रहा था कि उनके साथ रह। फिर मैं वहाँ पे गया जहाँ पे ये शेल्टर होता है, जहाँ पे इनको रखा जाता है मेंटली डिसेबल चाइल्ड को। सो वहाँ पे मैं 10 दिन रहा। वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया उनके वॉक को, उनके माइंड को। तो चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि ये ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं हार्ट से। तो शैली, आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, इन्होंने बताए अपने चैलेंजेस के बारे में। आप भी बताइए कि आपने महाकुंभ में शूट किया तो क्या क्या आपने सहा, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? महाकुंभ हमारे लिए वॉर जोन था। हमें ये पता था वहाँ उतरना है तो पूरे हाथ पैर गंदे होंगे और करने हैं। सो वी जस्ट वेंट ऑल इन। और फिर जो मेमोरीज़ वहाँ पे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, हम लोगों ने वहाँ का जो लाइव क्राउड था उसे अपनी ही नैरेटिव में इन्वॉल्व किया। वही हमारे ब्लॉकिंग के पार्ट बने, वही हमारे एक्स्ट्राज बने बैकग्राउंड में। तो जिस तरीके की हमें वहाँ से स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अनजान लोगों ने जिस तरीके से अपना दिल और दिमाग हमारे लिए खोला, हमारी मदद की, वो बहुत मेमोरेबल था। जी पूजा, ये बताइए कि भारतीय लोग जो हैं वो कब भारत में ये पिक्चर देख पाएंगे? बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट ईयर। हम लोग अभी तो फेस्टिवल जर्नी पे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू टिफ कि उन्होंने हमें वर्ल्ड प्रीमियर के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो ये थी एक्सक्लूसिव बातचीत कास्ट एंड क्रू की विमुक्त की। कैमरामैन वाई लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से दूरदर्शन न्यूज़ के लिए। और आज अनंत चतुर्दशी है। आज गणेश विसर्जन के साथ ही गणेशोत्सव का समापन भी हो जाएगा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। दुनिया भर में मशहूर लालबाग के राजा के अंतिम दर्शन के लिए आज मुंबई में भीड़ उमड़ रही है। हैदराबाद में भगवान गणेश की 69 फुट ऊंची मूर्ति को ढोल बाजों के साथ धूमधाम से विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। पुणे में भी गणपति बप्पा की जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है।
अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज मुंबई में गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन गणपति विसर्जन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शहर भर में करीब 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस विसर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, भीड़ भाड़ को रोकने और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करेगी। शहर भर में लगभग 6500 से अधिक सार्वजनिक गणपति प्रतिमाओं और 1.75 लाख घरेलू प्रतिमाओं का विसर्जन होने की उम्मीद है, जिसके लिए बीएमसी ने 65 प्राकृतिक जलाशय और 205 कृत्रिम तालाब बनाए हैं। इसके अलावा 12 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 40 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक आयुक्त और 18,000 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। शहर पुलिस के अलावा राज्य रिजर्व पुलिस की 14 कंपनियां, सीआरपीएफ की 4 कंपनियां, त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा नियंत्रण बल, डेल्टा, कॉम्बैट और महाराष्ट्र सुरक्षा बल प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगे। वहीं विसर्जन के दिन आज बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई में आज भारी बारिश की पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी और उसी के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था। गणेश उत्सव के अंतिम दिन पर मुंबई में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर लाल बाग के राजा के पंडाल में गणपति बप्पा की आरती की गई। बप्पा की आराधना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पूरा पंडाल गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजता नजर आया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।